हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है विधानसभा की कार्य शक्तियाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक किया था, जो विधान परिषद के गठन से संबंधित था, बहुत टॉपिक था। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ विधान परिषद के गठन को। कि हमने कल विधान परिषद के गठन के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे। सबसे पहले अगर आपको वो पॉइंट याद हैं तो आपका ये टॉपिक सिर्फ 5 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट से पहले ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर? पहला पॉइंट था सदस्य संख्या। अब देखो, विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो हमारे देश के संविधान के अनुसार विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना होगा? 1/3। कुल सदस्यों का 1/3 होगा, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित थी। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था, हमारे देश के अंदर सिर्फ एकमात्र एक ऐसा राज्य है, जम्मू कश्मीर, जहां विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम है। ओके। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। वैसे तो इसके लिए 3 तरह के निर्वाचक मंडल होते हैं। इसके लिए 3 से 4 तरह के निर्वाचक मंडल होते हैं। इन निर्वाचक मंडलों में एक तो होता है स्थानीय स्तर के सदस्य, इसमें शामिल होते हैं स्थानीय निकायों के, जैसे नगर पालिका हो गए, नगर निगम हो गए, जिला परिषद हो गए। वो सदस्य इनके चुनावों में भाग लेते हैं। दूसरा, विधान सभा के सदस्य, वो तो शामिल होंगे ही होंगे। तीसरा, इसके अंदर आ जाएगा अध्यापकों का समूह, कि ये जो अध्यापक होंगे माध्यमिक स्तर के होने चाहिए। अध्यापकों का समूह विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है। और तीसरा आ जाएगा इसके अंदर स्नातकों का समूह, कि जिन्होंने अपनी 3 वर्ष की पढ़ाई को पूर्ण कर ली है। जिन्होंने अपनी जो 3 वर्षीय जो उन्होंने पढ़ाई है, उनकी जो शिक्षा है उन्होंने वो पूरी कर ली है, ग्रेजुएट की, तो वो विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने, कि विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो तो होता है 5/6 सदस्यों का। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है, लेकिन जो पीछे 1/6 रह गया, ये जो 1/6 है, ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। और निर्वाचित कितने होते हैं? 5/6 निर्वाचित होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 4 तरह की योग्यताएं निश्चित होती हैं। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी, आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो विधान परिषद के मतदान में अपने नामांकन फॉर्म को भर सकता है। अदरवाइज उसकी आयु 30 से कम है तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। और इसके साथ साथ वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये 4 योग्यताएं बहुत जरूरी हैं। अगर वो इन योग्यताओं को पूरा कर लेता है और वह विधान परिषद का सदस्य भी बन जाता है, तो इसका कार्यकाल कितना होगा? विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष निश्चित होता है। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। और ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल है निश्चित होता है, स्थायी होता है विधान परिषद का कार्यकाल, कि प्रत्येक सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके ही सेवानिवृत्त होता है। अगर कोई एक सदस्य कार्य विधान परिषद का सदस्य है तो वह दूसरी बार विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, उसका दोबारा से चुनाव किया जा सकता है। ठीक है। और विधान परिषद के अंदर कुल सदस्य जो होते हैं उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। और 2 वर्ष बाद ही
जितने सदस्य यहाँ से जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उतनी सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इसके बाद आता है इसके पदाधिकारी, कि विधान परिषद में दो तरह के पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर सभापति और दूसरा होता है इसके अंदर उपसभापति। सभापति की अगर हम बात करें, जो राज्यपाल का पद होता है, और उपसभापति जो होता है यह विधान परिषद का ही सदस्य होता है और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही इसका चुनाव किया जाता है। ये हो गया हमारा विधान परिषद का गठन। अगर आपको पॉइंट याद है तो आपको 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, 5 मिनट से भी कम, मात्र 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो क्या था? विधानसभा की कार्यशक्तियां। विधानसभा की कार्यशक्तियां। देखो, मैं वही चीज कहूंगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंटों को याद करेंगे। अगर आपको पॉइंट याद है तो आपका आंसर, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? सबसे पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति का मतलब कानून निर्माण। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर वित्तीय शक्ति। तीसरा आ जाएगा इसमें प्रशासनिक शक्ति। और चौथा इसमें आ जाएगा संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। और पांचवा इसमें आ जाएगा निर्वाचन संबंधी, कि विधान परिसभा के सदस्य किसके चुनावों में भाग लेते हैं, किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये 5 शक्तियां आपने ध्यान रखनी है, ये 5 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये 5 पॉइंट याद हैं तो आपका टॉपिक क्लियर है। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले किससे? विधायी शक्ति से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विधायी शक्ति की। ये जो विधायी शक्ति है इसका मतलब होता है कानून निर्माण। कानून निर्माण। अब विधान सभा जो है उसके पास ऐसे कौन से विषय होते हैं जिस पर वो कानून बनाती है? हमने संसद के, हमारे संविधान के तहत कुछ विषय पढ़े थे, मैंने कुछ सूचियां बताई थी आपको स्टार्टिंग में, छठे लेसन के अंदर। अब वो सूचियां आती हैं 4 तरह की। सबसे पहले आती है इसमें संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी आती है इसमें समवर्ती सूची। चौथी सूची में इसके बाद बताऊंगा, चौथी सूची इसके बाद। अब संघ सूची के अंदर वो विषय शामिल होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद यानी कि केंद्र सरकार को। संसद या केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी या फिर विधानमंडल बनाएंगे। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर के ही कानून बनाएंगे। ऐसे विषय जो समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसके पास होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास। ठीक है, यदि किसी विषय को लेकर के, कानून निर्माण को लेकर के दोनों में विवाद हो जाए ना, तो उस विवाद को देखते हुए जो अंतिम निर्णय है ना, वो किसका माना जाता है? केंद्र सरकार का। क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि संसद को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया गया है। संसद को विधान मंडलों से सर्वाधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं हमारे संविधान के अनुसार, इसलिए अंतिम निर्णय इसका माना जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, एक चौथी सूची भी है। चौथी सूची कौन सी आती है इसमें? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब कि जो विषय ना तो संघ सूची में शामिल किए गए, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में, तो वो विषय कहाँ शामिल किए जाएंगे? अवशिष्ट के अंदर। बोलते हैं ना ये तो कचरा है, कचरे को साइड में रखो, इसका क्या काम है? तो ऐसे विषय किसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं? अवशिष्ट के अंदर। ठीक है, अवशिष्ट ये वो नहीं है, वो अपशिष्ट होता है विज्ञान की भाषा में, अपशिष्ट कचरे को बोलते हैं, ये अवशिष्ट है। ठीक है, ऐसे विषय ना तो संघ सूची में शामिल होते हैं, ना राज्य में, ना ही समवर्ती में, वो किसके अंदर आते हैं? अवशिष्ट सूची के अंदर आते हैं। ओके, और इन विषयों के लिए कानून निर्माण से संबंधित विधानमंडल क्या करता है? एक साधारण विधेयक लेकर के आता है।
कि साधारण विधेयक से संबंधित जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सदन से बहुमत द्वारा प्राप्त होने पर, सदन में बहुमत प्राप्त होने पर ही वो प्रस्ताव, वो विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से कानून का रूप ग्रहण करता है। जब तक उसके ऊपर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो प्रस्ताव कानून का रूप ग्रहण नहीं करेगा। जैसे ही राज्यपाल के साइन होंगे वो कानून बन जाता है, लागू हो जाता है। ये क्या था हमारा, ये था विधानसभा के पास विधायी शक्तियां। अब हम बात करेंगे आगे, दूसरी आती है वित्तीय शक्ति। ये जो वित्तीय शक्ति है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है बजट निर्माण से। कि जो धन विधेयक संबंधी जो अंतिम शक्ति है, जो पूर्ण शक्ति है, वो सिर्फ किसके पास है, वो सिर्फ विधान मंडलों के पास है, विधानसभा के पास है। कि बजट निर्माण संबंधी जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले विधानसभा में प्रारंभ होती है और विधानसभा से बहुमत के द्वारा पारित होने पर, बहुमत प्राप्त होने पर ही वह कहाँ जाएगी, दूसरे सदन में। अगर किसी राज्य में एक ही सदन है, अगर किसी राज्य में एक ही सदन है तो वो विधानसभा से बहुमत से पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगी, वो सीधा जाती है राज्यपाल के पास। दूसरे सदन में क्यों जाएगी जब दूसरा सदन है ही नहीं। मान लीजिए अगर राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। अगर वो प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया तो पारित होने के बाद वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट वो जाता है राज्यपाल के पास। और राज्यपाल के जैसे ही सिग्नेचर हो गए उसके ऊपर, उसने हस्ताक्षर कर दिए, तो वो जो प्रस्ताव है वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजट में क्या होता है आपको पता ही है। बजट के अंदर जो सरकार है वो एक वर्ष का आय व्यय का विवरण रखती है कि सरकार को पिछले वर्ष कितनी आय प्राप्त हुई बजट लाने से, कितना सरकार ने खर्च किया, कितना सरकार को घाटा हुआ, कौन कौन सी योजनाएं चली, इन सब की जो डिटेल है वो बजट में रखी जाती है। डिटेल एक तो होती है पिछले वर्ष की और एक होती है वर्तमान वर्ष की। बजट जो हमेशा होता है वो वर्तमान स्थिति के लिए लाया जाता है। आपको पता है हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। यही होता है वित्तीय वर्ष हमारे देश का। और इसी वित्तीय वर्ष में ही सरकार क्या करती है, बजट लेकर के आती है। ओके, अब हम बात करेंगे अगले तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रशासनिक शक्ति। तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, प्रशासनिक शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है प्रशासनिक शक्ति के अंदर, कि हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार केंद्र में संसद है उसी तरह ही, उसी के प्रकार ही, उसी के जैसा ही राज्यों में भी विधानमंडलों की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या होता है कि विधानमंडल क्या करते हैं, इसमें विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जो सदस्य होते हैं वो पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक विधानसभा को बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो सरकार जो है, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं या सभा के जो सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। और विधानसभा के सदस्य जो हैं, सदस्यों द्वारा मंत्रियों से किसी भी संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किसी भी विषय को लेकर के प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी मंत्री से। और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है वह उस मंत्रिमंडल पर क्या करती है, अपना नियंत्रण रखती है। नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, उनसे प्रश्न पूछकर, उनकी आलोचना करके। अगर आपने संसद की या विधानसभा की बैठक देखी है, टीवी के अंदर लाइव शो देखा है, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि उनकी बैठक की प्रक्रिया कैसे होती है। बहुत ही ईजी होती है और देखने में ऐसा लगता है कि क्या ये बोल रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक प्रक्रिया होती है, उनका काम ही यही होता है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं या
जो विपक्ष की पार्टी होती है वो क्या करती है, वो वर्तमान मंत्रिमंडल के कार्य को रोकने का प्रयास करती है। मंत्रिमंडल के कार्यों के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव लेकर के आती है, काम रोको प्रस्ताव लेकर के आती है, ताकि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके अंदर प्रभाव पड़े, वो कार्य रुक जाए। या फिर वो क्या करेगी, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है, उनके विरुद्ध वो क्या करती है, अविश्वास, ताकि उस सरकार को उनके पद से हटाया जा सके। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है कि विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, ना कि विधान परिषद के द्वारा। अविश्वास जो प्रस्ताव है वो कौन लेकर के आता है, हमेशा विधानसभा। अब विधानसभा में कौन लेकर के आएगा, वो लेकर के आता है विपक्ष की पार्टी। कौन लेकर आएगा, विपक्ष की पार्टी ही लेकर के आती है। यदि विधानसभा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, तो क्या होगा, जो वर्तमान सरकार है उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। त्यागना क्या पड़ेगा, उसका पद समाप्त हो जाता है अविश्वास प्राप्त होते ही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से अगर आपने समझा है तो आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखते देखते आपने बुक्स जरूर पास में रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बोलते एक आधी लाइन ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं या हम हमारे से छूट जाती है वो। इससे क्या होगा कि आपकी वो लाइन आपको आपकी बुक में मिलेगी और आप उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे आगे चौथी शक्ति की। चौथी शक्ति कौन सी आती है इसमें, संविधान संशोधन। कि हमारे देश के संविधान में संशोधन संबंधी जो शक्ति है, क्या वो राज्य विधानमंडलों को दी गई है, या फिर संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान में संशोधन संबंधी जो शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए, संशोधन प्राप्त करने के लिए बहुमत संसद के द्वारा उसमें यदि संशोधन किया जा रहा है तो उससे बहुमत से प्राप्त करने के लिए, बहुमत से पारित करने के लिए राज्य विधान मंडलों का बहुमत बहुत आवश्यक है। और उसी बहुमत के आधार पर ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और बहुमत कितना होगा, बहुमत उसके ऊपर होता है आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा राज्य विधान मंडलों का बहुमत बहुत आवश्यक है। आपको पता है वर्तमान में हमारे देश में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28। तो आधे से ज्यादा कितना होगा, आधे तो हो जाएंगे 14। आधे से ज्यादा करना है अपने को तो यानी कि 15 कर देंगे, और इधर कितने हो जाएंगे 13। संख्या तो उतनी रहेगी, 28 ही उतनी रहेगी। आधे से ज्यादा यानी कि 15 का भी हमें बहुमत मिल गया ना, तो संसद के द्वारा उस प्रस्ताव में, उस संशोधन में परिवर्तन किया जा सकता है। और एक चीज और, उसके अंदर संविधान में संशोधन संबंधी जो विधानमंडल है ना वो सिर्फ सलाह दे सकती है। उस सलाह को मानना या ना मानना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। संसद राज्य विधानमंडलों की सलाह को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। अगर आप कहें कि सर अगर विधानमंडल ही उसमें परिवर्तन करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं होता। विधानमंडलों के पास शक्ति नहीं होती संविधान में परिवर्तन करने की, संशोधन करने की। संशोधन संबंधी जो शक्ति है वो सिर्फ किसके पास होगी, संसद के पास ही होती है। ओके, अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, पांचवा निर्वाचन संबंधी। पांचवा पॉइंट कौन सा है इसमें, निर्वाचन संबंधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके 5 पॉइंट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपका ये कंसेप्ट, ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो निर्वाचन संबंधी जो शक्ति है, इसमें क्या होता है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये लेते हैं, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और दूसरा कौन आता है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि विधानसभा के सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, और इसके साथ साथ जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है,
जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो वह उनके चुनाव में भी भाग लेते हैं। सिर्फ ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। समझ आ गया आपको? एक तो राष्ट्रपति और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में ही विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यही इन्हें दो निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि राजस्थान में सिर्फ विधानमंडल है। राजस्थान में क्या है? सिर्फ विधानसभा है। विधानमंडल, विधान परिषद तो नहीं है, सिर्फ एक ही सदन है। मान लीजिए यदि राजस्थान में एक सदन की स्थापना करनी, यानी कि विधान परिषद की स्थापना करनी है, विधान परिषद का गठन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव को तैयार करके विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित करके विधानसभा से उसे संसद के पास भेजेगी, और संसद की अनुमति जब मिल जाएगी, संसद या फिर केंद्र सरकार के अनुमोदन या उनकी अनुमति प्राप्त होने पर ही राजस्थान में एक दूसरे सदन की स्थापना की जा सकती है। और दूसरा सदन कौन सा है? विधान परिषद। अब जरूरी नहीं अब यहाँ राजस्थान की बात करें, भारत के अंदर ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर सिर्फ विधानमंडल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भारत के अंदर सिर्फ 7 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जहां सिर्फ विधान परिषद की ही स्थापना की गई। तो पीछे कितने रह गए? 21 राज्य और हैं जहां सिर्फ एक ही सदन है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन है। समझ गए आप? 21 सदनों में यदि विधान परिषद की स्थापना करनी है तो उसके लिए वहां के विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजना होगा। जब तक संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तब तक वहां विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता। ओके, ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आज विधान परिषद भी कर लेते तो हमारा जो टॉपिक था वो कल किस पे आ जाता? कार्यपालिका के ऊपर। लेकिन हम विधान परिषद करेंगे कल की क्लास में। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके समझा जाए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कल की हमारी क्लास किसके ऊपर रहेगी? कल हम करेंगे विधान परिषद की शक्तियों को, कि विधान परिषद के पास कौन कौन सी कार्य शक्तियां हैं, ये हम करेंगे कल की क्लास में। और जिसने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है वो प्लीज़ उन पिछली क्लासों को देखें। अब तक 4 लेसन अपलोड कर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, 5वां और 6वां। बस 2-3 दिन की बात हो रहा है, इसके साथ हमारा 7वां लेसन भी ऐड हो जाएगा। 7वां लेसन भी ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आपके 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी तक हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इन वीडियो को अच्छे से वॉच करें, समझें, साथ में बुक भी रीड करते रहें ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।